सब्सक्राइब कीजिए जीके टॉक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जीके से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके टॉक। आज हम बीएसटीसी जीके क्विज नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं। हर क्वेश्चन के साथ हम उसकी व्याख्या करेंगे ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है। तो जो छप्पन का मैदान है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के भाग में 56 गांवों का जो समूह है, यानी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में 56 गांवों का जो समूह है उसमें स्थित होने के कारण इस भूभाग को छप्पन का मैदान कहा जाता है। क्लियर आपको? इसी तरह हम और भी आगे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपके पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, गेप सागर झील किस जिले में स्थित है? तो गेप सागर झील किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। और इस झील का निर्माण किसने करवाया था? महारावल गोपीनाथ द्वारा करवाया गया। याद रखिएगा, गोपीनाथ द्वारा आपको गेप याद आएगा, या फिर गेप सागर पूछे तो गेप से आपको याद आना चाहिए गोपीनाथ द्वारा। और गोपीनाथ ने इस झील का निर्माण कहाँ करवाया? तो डूंगरपुर में करवाया। आगे चलते हैं हम। राजस्थान में कौन से जिले में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व पाया जाता है? तो किस जिले में पाया जाता है सबसे कम जनसंख्या घनत्व? फॉर जैसलमेर में। याद रखिएगा, जैसलमेर में सबसे कम घनत्व पाया जाता है, यानी पर किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या सबसे कम है। और यहाँ पर नीचे 5 न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले दिए हुए हैं, जिसमें सबसे कम घनत्व है जैसलमेर का, यानी जैसलमेर में 2011 की जनगणना अनुसार पर किलोमीटर 17 व्यक्ति रहते हैं। उसके बाद बीकानेर 78, फिर बाड़मेर, बराणु, फिर चूरू 147, फिर जोधपुर 161 व्यक्ति रहते हैं। ये न्यूनतम 5 जनघनत्व वाले जिले हैं। आगे चलते हैं हम। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है आपके लिए, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो वो जयपुर है। अब ये ब्लू पोट्री क्या होती है? तो चीनीदार मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन और आकर्षक चित्रकारी का नाम ब्लू पोट्री है। और जयपुर की जो ब्लू पोट्री है वो विश्वविख्यात है। याद रखिएगा, सर्वाधिक विश्वविख्यात पोट्री कहाँ की है? जयपुर की है। और ये मूलतः ब्लू पोट्री कहाँ की है ये पूछा जाए तो पर्शिया की है। और पूछा जाए ये जो ब्लू पोट्री है ये लाहौर किसके काल में आई? तो अकबर के काल में आई थी। याद रखिएगा, लाहौर किसके काल में आई? अकबर के काल में आई। आमेर कौन लाया था? तो आमेर राजा मान सिंह लाए थे। और सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? तो राम सिंह द्वितीय काल में ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास हुआ था। सबसे प्रसिद्ध जयपुर की है। और हाँ, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लू पोट्री के जादूगर किन्हें कहा जाता है? तो स्वर्गीय कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री का जादूगर कहा जाता है। तो इसी क्वेश्चन के साथ मैंने आपके लगभग 5 क्वेश्चन और भी सॉल्व करा। इसी तरह हम आगे भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो आपके बीएसटीसी और बीएड में राजस्थान जीके के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? तो याद रखिएगा, मरुभूमि की कोकिला अल्लाह जिला बाई को कहा जाता है। ये कहाँ की निवासी थी? तो बीकानेर की निवासी थी। और बीकानेर की निवासी मांड गायिका अल्लाह जिला बाई को राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। और इनके द्वारा जो गाया गया गीत था केसरिया बालम, वो आज राजस्थान की पहचान बन चुका है और ये विश्वविख्यात गीत बन चुका है। ठीक है, और भी बता देता हूँ, कला एवं साहित्य में उनके योगदान के लिए सन 1982 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, सन 1982 में कला एवं साहित्य में किसको, राजस्थान की किस मांड गायिका को सम्मानित किया गया था? तो अल्लाह जिला बाई को। क्लियर? आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? हाथीमना कहलाता है। विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य हाथीमना है। याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। हाथीमना जो नृत्य है वो भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। और भील पुरुष द्वारा जमीन पर घुटने टेक कर तथा बैठकर तलवार को घुमाते हुए इस नृत्य को किया जाता है, जो हाथीमना कहलाता है। आगे चलते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोकनाट्य क्या है? तो भील जाति का लोकनाट्य है गौरी। संपूर्ण भारत का यह एकमात्र
ऐसा नृत्य है जिसे दिन में प्रदर्शित किया जाता है और ये भीलों का प्रमुख नाट्य है। गौरी नृत्य जो है वो भीलों का सामाजिक व धार्मिक नृत्य है और इस नृत्य का प्रचलन डूंगरपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर व सिरोही आदि क्षेत्रों में किया जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या बना कि संपूर्ण भारत का यह एकमात्र ऐसा नृत्य है जिसे दिन में किया जाता है। क्लियर आपको? आगे चलते हैं। राजस्थान के वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बने? तो वे कौन है? तो वे धन्ना जी है। क्लियर आपको? राजस्थान के धन्ना जी ऐसे संत थे जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बने। ये जाट परिवार में जन्मे थे और जाट परिवार में जन्मे धन्ना जी रामानंद के शिष्य थे जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 70, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? तो संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन याद रखिएगा भक्ति है, तो इसका सही उत्तर होगा 1 भक्ति। पीपा जी का जन्म 1425 ईस्वी में गागरोन में हुआ था। ये रामानंद के शिष्य थे और इन्होंने राजपाट त्याग कर संतों की सेवा की और बाड़मेर के समदड़ी नामक स्थान पर इनका भव्य मंदिर है। आगे बात करते हैं हम। जो पीपा जी है उन्होंने गागरोन गढ़ का प्रबंध संभालते हुए सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को युद्ध में पराजित किया और दर्जी समुदाय संत पीपा को अपना आराध्य मानता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए दर्जी समुदाय किन्हें अपना आराध्य देव मानता है? तो संत पीपा को मानता है। चलिए आगे चलते हैं हम। आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? तो आशापुरा माता चौहान वंश की कुलदेवी है। क्लियर? जालोर से 40 किलोमीटर दूर मोद्रा स्थित आशापुरा माता का मंदिर है, जिसे इस मंदिर को मंदिर महिषासुर मर्दिनी या महादेवी माता एवं मोद्रा माता के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ स्थापित जो मूर्ति है लगभग 1000 वर्ष पुरानी है। क्लियर आपको? लगभग 1000 वर्ष पुरानी ये मूर्ति है और जालोर के सोनगरा चौहानों की ये कुलदेवी है। क्लियर? जालोर के सोनगरा चौहानों की जो शाखा नाडोल से उठकर आई थी उनकी ये कुलदेवी है। क्लियर हुआ आपको? चलिए आगे चलते हैं हम। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। तो ये मेला लगता है डूंगरपुर में, यानी जो सोम जाखम में माही नदियों का जो संगम है, यानी जो त्रिवेणी संगम बनता है उस पर ये मेला पड़ता है। जो आदिवासियों का कुंभ, जिसे भीलों का कुंभ, बागड़ का पुष्कर, बागड़ का कुंभ, बागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है और यह बेणेश्वर मेला, इसे बेणेश्वर मेला कहा जाता है जो डूंगरपुर में लगता है। आगे चलते हैं हम। फूल डोल उत्सव कहाँ मनाया जाता है या फिर किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर होगा राम स्नेही पंथ द्वारा फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। भीलवाड़ा स्थित शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय के लोगों का तीर्थ स्थल है। यहाँ होली के दूसरे दिन प्रसिद्ध फूल डोल मेला लगता है। यानी पूछा जाए फूल डोल मेला कब लगता है, तो होली के दूसरे दिन ये मेला लगता है, जो भीलवाड़ा स्थित शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय के लोगों द्वारा लगाया जाता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। गोरबंद आभूषण क्या है? तो गोरबंद आभूषण क्या है? ऊंट के गले का एक आभूषण है जिसकी व्याख्या हम यहाँ पर करते हैं। तो गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है जो कांच, कोड़ियों, मोतियों व मणियों को गूंथकर बनाया जाता है। क्लियर? चलिए, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जाति कौन सी है? तो वो मीणा है और सर्वाधिक साक्षर जनजाति भी यही है। क्लियर? राजस्थान की जनजातियों में सर्वाधिक संख्या क्रमशः सबसे पहले मीणा, फिर उसके बाद भील, उसके बाद गरासिया जाति है। ठीक है? इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो सिवाना दुर्ग बाड़मेर में स्थित है, यानी जालोर से 30 किलोमीटर दूर बाड़मेर की सीमा पर स्थित सिवाना में राजा राजभोज के पुत्र श्री वीर नारायण द्वारा विक्रम संवत 1011 को 56 की पहाड़ियों में निर्मित यह दुर्ग अपनी विशालता के कारण प्रसिद्ध है। यानी इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा भोज के पुत्र वीर नारायण द्वारा विक्रम संवत 1011 को 56 पहाड़ियों में निर्मित इस दुर्ग को बनाया गया। ठीक है? क्लियर हुआ आपको? और अपने दुर्भेद्य स्वरूप के कारण सिवाना दुर्ग संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली रहा है। यहाँ पर एक क्वेश्चन निकलता है
कि मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली किस दुर्ग को कहा जाता है, तो सिवाना दुर्ग को कहा जाता है, जो कि कहाँ पर स्थित है, बाड़मेर में स्थित है। आगे चलते हैं हम। जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों का समूह किसकी देन है, तो जोधपुर के निकट जो मंदिर है वो किसकी देन है, तो प्रतिहारों की देन है। जोधपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर फलोदी मार्ग पर स्थित ओसिया में श्वेतांबर जैन मंदिर, ओसवाल समाज की कुलदेवी सच्चिका माता का मंदिर तथा सूर्य मंदिर के अलावा यहाँ कुल 16 मंदिर है, जिनका निर्माण 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य प्रतिहारों द्वारा किया गया। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं हम। जोधपुर में प्राचीन राजाओं के छत्रियों एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम क्या है, तो उसका नाम है एक मंडोर। तो जोधपुर राज परिवार की छत्रियां मंडोर में स्थित है। आगे चलते हैं हम। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र क्या था, तो राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का जो आरंभिक मुख्य केंद्र था वो बूंदी था, और प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित बूंदी की शैली में पशु पक्षियों के चित्रण को प्रधानता दी गई है। यहाँ पर भी क्वेश्चन निकलता है कि पशु पक्षियों के चित्रण को प्रधानता किस शैली के अंतर्गत दी गई है, तो बूंदी शैली में दी गई है, और बूंदी शैली आरंभिक मुख्य केंद्र था राजस्थानी विचारधारा का। चलिए आगे चलते हम। राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए, यानी बोली एवं क्षेत्र के संबंध को देखना है और गलत युग्म को पहचानना है। तो यहाँ पर टोक ढूंढाड़ी सही होगा, यहाँ पर पाली और बागड़ी, जी नहीं, पाली और बागड़ी गलत होगा, क्योंकि बागड़ी जो बोली है वो डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिलों में बोली जाने वाली बोली है, और इस बोली को भीली भी कहा जाता है, यानी भीलों की बोली है, इस कारण इसे भीली भी कहा जाता है। तो गलत है यहाँ पर पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन है, वेली किशन रुक्मणी री और छंदराव जैतसी रो इन दो डिंगल में लिखी हुई पुस्तकों को संपादित करने तथा वचनिका राठौड़ रतन महेश दोसात की खीड़िया जगाधरी कही को प्रथम बार प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है, तो वो जाता है टेसिटरी को। तो ये टेसिटरी कौन थे, तो ये जो टेसिटरी थे ये डॉक्टर टेसिटरी ने इटली में रहते हुए बिना किसी व्याकरण और कोश की सहायता के हस्तलिखित ग्रंथों से प्राचीन राजस्थानी भाषा का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, कानड़देव प्रबंध का रचयिता कौन है, तो कानड़देव प्रबंध का याद रखिएगा, पद्मनाथ कानड़देव प्रबंध का रचयिता थे, और ये पद्मनाथ थे ये कानड़देव प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी, और वीर रस प्रधान इस रचना को राजस्थानी महाकाव्य कहा जाता है। तो राजस्थानी महाकाव्य किसे कहा जाता है, तो कानड़देव प्रबंध, जिसकी रचना की थी पद्मनाथ ने, और इस ग्रंथ में कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के युद्धों का चौपाई, दोहों आदि से युक्त रोचक वर्णन मिलता है। आगे चलते हैं हम। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ, तो राजस्थान की जो प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार है उसका गठन हुआ था 3 मार्च 1952 को हुआ था, और टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, टीकाराम पालीवाल थे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है, तो सिंपल सा है, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल उदयपुर में है, जिसकी स्थापना भूपाल सिंह ने 25 मार्च 1955 को की थी, यानी उनका शिलान्यास भूपाल सिंह ने 25 मार्च 1955 को किया था, और ये उदयपुर में स्थित है। और ये पश्चिम रेलवे के कर्मचारियों के अलावा अखिल भारतीय स्तर के कर्मचारियों एवं विदेशी कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण देता है। यहाँ भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष है। क्वेश्चन बनता है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ पर है, तो उदयपुर स्थित रेलवे ट्रेनिंग स्कूल में ये स्थित है। चलिए आगे चलते हैं हम। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है, और सिंह द्वार किसे कहा जाता है, तो अलवर को कहा जाता है। यहाँ पर भी दे रखा है, यहाँ पर मेंशन है, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को एवं सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, धावड़िया के व्यक्ति होते हैं जो कारवां व काफिलों को लूटते हैं, तो सही उत्तर बिल्कुल इसका सही है, जो कारवां व काफिलों को लूटते हैं वो
दावड़िया कहलाते हैं, यानी डाका डालने वाले को दावड़िया कहते हैं। ये मुख्य रूप से गुज्जर, मीणा और जाट और राजपूत होते थे। तो दावड़िया मुख्य रूप से किन जाति के होते थे? गुज्जर, मीणा, जाट और राजपूत दावड़िया होते थे। अगला क्वेश्चन आपके लिए, कृष्ण मृग किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो सिंपल सा है, कृष्ण मृग ताल छापर अभयारण्य में पाए जाते थे और 1971 में चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील में स्थापित यह अभयारण्य काले हिरणों एवं प्रवासी पक्षी कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है। तो कृष्ण मृग से क्या निकला? काले हिरण कृष्ण मृग को कहा जाता है, जो किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो ताल छापर में पाए जाते हैं। और यह अभयारण्य 1971 में चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील में स्थापित किया गया था। और काले हिरण के अतिरिक्त प्रवासी पक्षी कुरंजा भी यहाँ के प्रसिद्ध है। तो ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और अपना सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में।